जो नारा लगा रही हैं, हाँ, उनका नाम मेघा लवरिया है। हाँ। और वो महिला, मैं एक्चुअली उनसे पहली बार उस दिन मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन के बाहर नहीं मिली। हुँ, मैं उनसे पहले मिली हुई हूँ, हुँ, जब कुलदीप सिंह सेंगर की बेल मिली थी उनको, हुँ, तो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहे थे। ठीक है। और उन प्रोटेस्ट्स में जब हम बाइट दे रहे थे, अलग-अलग साथी हमसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे बहस की। 10-15 मिनट उन्होंने एकदम तीखी मुझसे बहस की, बदतमीज़ी की कि कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिलनी चाहिए, कोर्ट ने उन्हें बेल दी है और आप जो कर रहे हो वो एंटी नेशनल है। उन्होंने रेप किया है, ये कोर्ट ने बेल क्यों दे दी? अगर रेप किया होता। नहीं किया है उन्होंने रेप, इसीलिए तो बेल दे दी है। ठीक है। तो उनका पृष्ठभूमि ये है। अगर आप उनके इंस्टाग्राम के पेज पे जाएँगे, हुँ, तो और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये उनका इंस्टाग्राम पेज कह रहा है। ठीक है। वहाँ पे इतने सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे, हुँ, जिनमें वो कह रही हैं कि देखिए, मैं जाति में नहीं मानती हूँ। हाँ, मुझे जातिवाद एकदम ख़त्म होना चाहिए, हुँ, लेकिन वर्ण व्यवस्था के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूँगी। ठीक ये वो है। कह रही हैं। हाँ, वो कह रही हैं कि देखिए, 4 भाई हैं, हुँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया और शूद्र, वैश्य और शूद्र। हाँ, चारों भाई हैं, चारों तबाही हैं हुँ, और चारों को 5वें दुश्मन के खिलाफ एकत्रित होना है। और वो 5वां दुश्मन कौन है? मुसलमान है। हुँ, उनका एक और वीडियो मैंने देखा, अब तो मैं ऑब्सेस कर रही हूँ उनके ऊपर। हुँ, एक और वीडियो है जिसमें वो कह रही हैं, देखिए अगर यूजीसी के गाइडलाइंस आ गए, हुँ, तो जातिवाद कैंपसेस में बढ़ेगा और उसके साथ-साथ लव जिहाद बढ़ेगा। तो मैं जब देखती हूँ उनके वीडियोज़ को, उनके जो भी पेज पे चल रहा है, उनके इंटरव्यूज़ को, अभी हाल ही में 2 दिन से देख रही हूँ, हुँ, मुझे बहुत शॉक्ड महसूस होता है। ठीक है। क्योंकि समाज में जो परिभाषाएँ हम जानते हैं कि आप किसी सामने वाले इंसान के लिए क्या कह सकते हैं हुँ, और क्या नहीं कह सकते हैं। ठीक है। क्या चीज़ें सही मानी जाएँगी और किस चीज़ को गलत माना जाएगा। समाज उसको विभत्स मानेगा, घटिया चीज़ मानेगा। इन तमाम चीज़ों की परिभाषाएँ हम देख रहे हैं कि धीरे-धीरे बदल रही हैं। और मेघा लवरिया जब पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर ब्राह्मणवाद ज़िंदाबाद, हुँ, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को लगाती हैं, हुँ, तो वो इसी प्रोसेस में अपना योगदान दे रही होती हैं। ठीक है। अब इसमें बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आप लोग लगा रहे थे ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, हुँ, तो उन्होंने लगा दिया ब्राह्मणवाद ज़िंदाबाद, ठीक है। क्या दिक्कत है? हुँ, आप भी लगा रहे थे, उन्होंने भी लगा दिया। हुँ, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि हमने बोला राहुल गांधी मुर्दाबाद, तो सामने वाले बोल देंगे राहुल गांधी जिंदाबाद। हुँ, ये ऐसी बात नहीं हो रही है। बिल्कुल। ब्राह्मणवाद का ये मतलब नहीं है कि जितने भी ब्राह्मण हैं हुँ, हमारी दुनिया, हमारे देश में, उनको एक साथ पकड़ करके आप जला दीजिए। हुँ, ये कोई मतलब नहीं है। हुँ, ब्राह्मणवाद उस सिस्टम का नाम है हुँ, जो ऐतिहासिक रूप से समाज के एक सेक्शन के हुँ, दूसरे सेक्शन के ऊपर अत्याचार को जस्टिफाई करता है। हुँ, वो एक ऐसा सिस्टम है जो ना सिर्फ जो ओवर रिप्रेजेंटेशन है समाज के एक पर्टिकुलर कास्ट का, एक सेक्शन का, हुँ, पब्लिक सेक्टर में, हाई पेइंग जॉब्स में, सरकारी नौकरियों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, हुँ, ना सिर्फ उसको जस्टिफाई करता है, हुँ, बल्कि बाकी और जो समाज में हमें लगता है कि ये तो कल्चर है हमारा, हुँ, कि अगर जैसे ये जो फ्रेज़ है, चोरी-चमारी, हाँ, बहुत कॉमन फ्रेज़ है। हाँ, नॉर्थ इंडिया का सबसे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रेज़ेज़ बिल्कुल, है बिल्कुल। कि चोरी-चमारी करते हैं, ये लोग हाँ, ये करते हैं, वो करते हैं। हुँ, तो आपको इतना सहजता से आपने चमार जो कि एक जाति है, उस जाति को चोरी के साथ में एसोसिएट कर दिया। कि ये लोग और चोरी ही करते हैं। ये लोग चोरी ही करते हैं हाँ, और वो आपके भाषा का हिस्सा बन गया, आपके कल्चर का हिस्सा बन गया। हुँ, और अगर कोई आपको उस पे टोके तो आप कहते हैं, अरे! हम ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं कि चमारों को मार दो। हुँ, हम तो ये तो बोला जाता है, भाषा की बात है, शैली है हुँ, ये बोल देना। नॉर्थ इंडिया में ये चीज़ बहुत चीज़ है, मतलब मैं एक प्रिविलेज कास्ट से आती हूँ, मैंने खुद परिवार में सुना है ये बात बोले जाना हुँ, कि डूम जैसी दिख रही हो, नहाओगी नहीं? हुँ, हुँ, ये बात को कॉमन इस्तेमाल कर लेना ना, कि एक पर्टिकुलर कास्ट को आपने समाज में ना नहाने से, अनहाइजीनिक होने से, अनहेल्दी होने से, अ, उसके उसके प्रति आपकी हीन भावना क्यों होनी चाहिए और वो क्यों जस्टिफाइड है, उस चीज़ को जब एक कास्ट से आपने एसोसिएट कर दिया, आपके लिए बहुत आसान है इस व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है। तो वो व्यवस्था जो इस तरीके के इनजस्टिस को कॉमन सेंस बनाती है, हुँ, इनफैक्ट हमारे मोरालिटी का हिस्सा बनाती हैं, वो सिस्टम ब्राह्मणवाद है। और हर कोई इंसान, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो, अगर वो ये समझते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या समाज में हर इंसान का बराबरी का अधिकार होना चाहिए,
तो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद तो उनका भी नारा है। ठीक है। और मेघा लवरिया, आप एक महिला हैं, हम्म। आप रात के 1 बजे हम्म। एक पुरुष के कंधे पे चढ़ के चीख चीख के कह रही हैं ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, हम्म। और नारा लगा रही हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। हम्म। ये जो फ्रीडम आपके पास है हम्म। कि आप रात के 1 बजे हम्म। पब्लिक स्पेस में घूम सकती हैं, सड़क पे खड़ी हुई हैं, किसी पुरुष के कंधे पे हम्म। चढ़ करके तेज आवाज में नारा लगा रही हैं, ये आज़ादी आपको उन्हीं लोगों की लड़ाई से मिली है हम्म। जिन लोगों को आपके ब्राह्मणवाद ने हमेशा से ऑप्रेस किया है। चाहे वो नारीवादी आंदोलन हो, हम्म। चाहे वो सामाजिक न्याय का आंदोलन हो, हम्म। इन दोनों ही मूवमेंट्स की हिस्टोरिकली लड़ाई हम्म। सबसे पहले हम्म। इस ब्राह्मणवाद, इस मनुवाद से रही है। ठीक है। तो अगर आप एक महिला होकर के जीन्स शर्ट पहन पा रही हैं और घर में आपको लंबा सा घूंघट डाल करके अपने पति पिता की सेवा करने को नहीं कहा जा रहा है, हम्म। और बाहर आने पे आपकी पिटाई नहीं हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपके आने से पहले बहुत सारी महिलाओं ने, बहुत सारे लोगों ने ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद को जिंदा रखा सड़कों पे। ठीक है। इसीलिए आज आप इतनी खुश, इतनी जोशीले तरीके से ब्राह्मणवाद वो जिंदाबाद जो लगाती हैं। पांचवा आप बता रही थी कि पांचवा जो इंसान है, हम्म। जिसको आप मुसलमान कह रही जी जी। हैं, जिसको कोई महिला इस तरह समझ रही है कि इनके खिलाफ एकजुट होना है, ये आपको नहीं लगता है कि किसी तरह का नाजीवाद है, किसी तरह का फाशीवाद है, जो कोई व्यक्ति इकट्ठा होकर कुछ लोग इकट्ठा होकर ये बात कर रहे हैं, किसी एक कम्युनिटी के लोगों को मारना है। आपको इस देश में लगता है कि मुसलमान असुरक्षित नहीं महसूस करेगा? नहीं, बिल्कुल महसूस करेगा, क्यों नहीं महसूस करेगा? जब महिला ये कह रही हैं मेघा लवरिया कि अरे मैं जातिवाद में नहीं मानती हूँ, हम सबको एक हो करके एक ही दुश्मन को मारना है, हम्म। और वो मुसलमान है, हम्म। तो क्यों नहीं अनसेफ महसूस करेंगे ये एक मुसलमान? लड़की इस तरह क्यों सोच रही है? इसके पीछे आप क्या समझती हैं? किसी महिला, नहीं, क्योंकि वो इसके भी तो ऑप्रेस्ड है। बिल्कुल, सोसाइटी में महिलाएं भी बहुत बड़े पे हो सकता है उनके साथ भी बुरा होता हो। बिल्कुल। वो जो नारा लगा रहे हो सकता है कि पितृसत्ता की शिकार वो भी हों। तो आपको ऐसा क्यों लगता है? नहीं, ये तो बहुत सिस्टमैटिक रूप से होता है जो नाज़ीवाद की आप बात कर रहे हैं। हाँ। हिस्टोरिकली उसका मतलब फासीवाद आने का सबसे बड़ा साइन्स ये होता है जो आज हम अपने देश में देख रहे हैं, हुँ। कि आप एक गौरवान्वित इतिहास को रचें, वो हुँ। इतिहास जिससे बेहतर कोई कुछ नहीं था। हुँ। ये कह देना कि पुष्पक विमान पहले से होता होता था, हुँ। एयरप्लेन्स तो बाद में आए। हुँ। ये कह देना कि प्लास्टिक सर्जरी होती है इसीलिए गणेश का सर, हाथी का सर गणेश पे लगाया गया है। हुँ। एक फॉल्स हिस्टोरिकल ग्लोरिफाइड हिस्ट्री को क्रिएट करना, ये तो जो सुधांशु आज हो त्रिवेदी रहा है। करते हैं बीजेपी के। सुधांशु त्रिवेदी का रोज का काम है ये चीज़ें करना, हाँ। डिबेट्स में आकर के ये चीज़ें करना, हुँ। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में भी वो टॉक्स में जा कर के ये करते हैं। हुँ। तो एक फॉल्स ग्लोरिफाइड हिस्ट्री को क्रिएट करना, हुँ। और वो हिस्ट्री क्यों आज नहीं है, हुँ। उसके लिए एक दुश्मन को चिन्हित करना, हुँ। और देश में लोगों को उस एक दुश्मन के खिलाफ एकत्रित करना। ठीक है। और आज के समय में वो दुश्मन है मुसलमान। हुँ। द मुसलमान, इस देश का मुसलमान, वो अदर है जिसकी वजह से देश की प्रॉब्लम्स हैं। रोजगार क्यों नहीं है, बेरोजगारी क्यों है, शिक्षा व्यवस्था की इतनी बुरी हालत क्यों है? क्योंकि मुसलमान 10-10 बच्चे पैदा करता है। यूजीसी रेगुलेशंस जो मैंने बताया, ये तो मुझे नैरेटिव मेघा लवरिया से पता चला कि यूजीसी गाइडलाइंस ना सिर्फ जातिवाद को बढ़ावा देंगे, बल्कि वो लव जिहाद को भी बढ़ावा देंगे। कैसे? ये नैरेटिव उनका ये कहना है कि अगर हिंदू बट जाएगा ना, हुँ। तो जो मुसलमान मर्द हैं हुँ। वो हिंदू लड़कियों को उनसे फंसा करके उनसे विवाह कर लेंगे, प्रेम कर लेंगे, हुँ। और उन्हें मुसलमान बना देंगे। तो ये उनका नैरेटिव है। मज़ेदार बात यह है कि जो मैं बता रही हूँ कि कुलदीप सिंह सेंगर वाले प्रोटेस्ट में मुझे मेघा लवरिया मिली थी। हुँ। जिस दिन प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पे कुलदीप सिंह सेंगर की बेल के खिलाफ, हुँ। एक और प्रोटेस्ट चल रहा था। हुँ। उस प्रोटेस्ट में ये डिमांड हो रही थी कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनने चाहिए, हुँ। और उसमें ओपनली माइक से हुँ। ये बातें बोली जा रही थी हुँ। कि अपनी बेटियों को समझाइए, पर अगर उनके पर ज़्यादा फैलाएं वो, तो उनके पर काट दीजिए। ठीक है। समझाइए, बहुत मेहनत कीजिए, हमारी ही बेटी है, क्या करेंगे, समझाना पड़ेगा, लेकिन ना समझे तो हमारे पास क्या उपाय है, इसको जड़ से खत्म करना ही हमारे पास उपाय है, मार देना। मार देना ही उपाय है। ये ठीक है। वो जंतर मंतर पे ओपनली बोल रहे थे। हुँ। और हम में से बहुत लोग, हमारा प्रोटेस्ट शुरू नहीं हुआ था, जो सर्वाइवर थी उन्नाव रेप केस की, वो वहाँ पे आप आने उस जा केस रही के थी। बारे में अच्छे से जान रही हैं?
जी, हम उसमें शामिल थे अगर बिल्कुल। इतना बड़ा अपराधी इस देश में है कुलदीप सिंह सेंगर, तो खुलेआम क्यों घूम रहा है कि कोर्ट उसको बरी कर दे रहा है? क्या क्या मामला है? आप समझती हैं इसको क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल कुलदीप सिंह सेंगर हो, बृजभूषण शरण हो, हुँ, इन जैसे लोग जो रेप करने के बाद भी, और हुँ, कुलदीप सिंह सेंगर तो कन्विक्टेड रेपिस्ट हैं, हुँ, रेप करने के बाद भी वो इतने प्राउडली पब्लिक में स्टेटमेंट्स देते हैं। हुँ, बृजभूषण शरण उनके संरक्षण में आ जाते हैं, कहते हैं कि उनकी बेल जस्टिफाइड है। हुँ, ओपी राजभर उनके संरक्षण में आते हैं, उनको जस्टिफाई करते हैं उनकी बेल को। तो वो इसलिए महसूस करते हैं कंफर्टेबल इस देश में इतने आज़ादी से घूमने के लिए, हुँ, क्योंकि अगर आप सत्ता पक्ष के साथ हैं, हुँ, तो आपका रेप, हुँ, आपके द्वारा किया गया मर्डर, हुँ, आपके द्वारा किया गया यौन हिंसा, आपके द्वारा किया गया करप्शन, आपके द्वारा किया गया मनी लॉन्ड्रिंग, सब माफ़ है। ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है कि भाजपा एक वॉशिंग मशीन है। ऑपोज़िशन के जितने नेताओं के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेज़ आते हैं, तुरंत भाजपा में जॉइन करते हैं और कुछ दिन बाद ड्रॉप हो जाते हैं उनके केसेज़। हुँ, योगी आदित्यनाथ खुद जब सीएम बनते हैं, तो हुँ, अपने ऊपर जितने भी केसेज़ होते हैं, गुंडा एक्ट के अंडर उनके ऊपर केसेज़ होते हैं, हुँ, वो केसेस सबसे पहले वो अपने केसेस वापस करते हैं। बृजभूषण शरण एक ऐसे व्यक्ति जिनके खिलाफ न सिर्फ देश में जाने वाली बल्कि इंटरनेशनल रिप्यूट की रेसलर्स आकर के सामने से बता रही हैं कि इन्होंने हमारी यौन हिंसा की है, उनको ज़मीन पे घसीटा जा रहा है। 4 दिन पहले आप जिन महिलाओं का बखान करके सोशल मीडिया पे उनके परिवार के साथ अपने संबंधों को फ्लॉन्ट कर रहे थे, हुँ, जिस दिन उन्होंने ये कह दिया कि आप उन्हें न्याय दीजिए और आपके पार्टी के एक सदस्य ने ऐसा किया है, उस दिन वो सड़क पे घसीटे जाने के योग्य हो गईं। ठीक तो है। इतनी सी बात है कि आप सत्ता पक्ष के साथ खड़े हैं या सत्ता पक्ष के विरोध में खड़े हैं। नहीं, ब्रिजभूषण क्यों सपोर्ट में आ रहे हैं? बृजभूषण शरण को बहुत ज़रूरी है सपोर्ट में आना। हाँ, ये बात बोली जाती है ना, चोर चोर मौसेरे भाई। हाँ, तो आप एक यौन हिंसा करने के लिए आरोप में फंसे हुए हैं। हुँ, आपको इतनी सारी महिलाओं ने बोला है। इनफैक्ट आप तो जिस तरीके से महिला पत्रकारों से बात करते हैं, उनका एक वीडियो मैंने देखा, हुँ, जहाँ पे एक महिला पत्रकार जो कि तथाकथित गोदी मीडिया से हैं, हुँ, वो उनसे सवाल पूछ रही हैं और माइक लगा रही हैं। उन्होंने उनके हाथ पे अपना कार का दरवाज़ा बंद कर दिया। तो आप तो पब्लिकली इतने ज़्यादा सामंती आपका जो व्यवहार है साफ तौर पे दिखता है। हुँ, आप उसको छुपाने की कोई कोशिश नहीं करते ठीक हैं। है। जब आपसे इंटरव्यू लेने कोई आता है, पूछता है कि आपके ऊपर इतने आरोप हैं, आप इलेक्शन क्यों कॉन्टेस्ट करने की बात कर रहे हैं हुँ, या आपका बेटा क्यों इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है, तो आप बोलते हैं, "क्यों नहीं करेंगे हम? कौन रोकेगा हमें? रोक ले जो रोक सकता है।" हुँ, इस तरीके की बातें आप बोल रहे हैं। ठीक तो है। ये जो एक बोध होता है ना कि आपकी वजह से सामने वाले किसी इंसान को पीड़ा हुई है, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आप अपने साथ अगर हुआ होता तो बर्दाश्त नहीं करते। इस चीज़ का बोध और इसको करेक्ट करने के लिए जो एम्पैथी है, उस एम्पैथी का स्पेस आज के समय पे ख़त्म किया जा ठीक है। रहा है। अगर नेहा इस तरह बोल रही हैं, आपने किसी और भी महिला का नाम लिया कि वो ब्राह्मणवाद ज़िंदाबाद के नारे लगा रही हैं। अगर नेहा आप अगर इस तरह बोल रही हैं, आपका इस तरह बोलना इस देश में, क्या लगता है कि बहुत लोगों को कष्ट इससे होता है? क्योंकि जैसे जेएनयू की लड़कियाँ बोलती हैं, ऐसा पब्लिक डोमेन में है हुँ। और आपके बोलने से बहुत लोगों को दुःख पहुँचता है, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि दुःख पहुँचता है। दूसरी बात ये है कि आप जो बोल रही हैं और जो आप एक और महिला का जिसका ज़िक्र कर रही हैं, अगर वो भी ये नारे लगा पा रही हैं, तो किसका इसमें योगदान है? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं हाँ, कि हम जो बातें बोलते हैं, हुँ, अब इसमें यही सही बात है। मैं अपने कुछ दोस्तों से ये डिस्कस कर रही थी कि क्यों इतना ज़रूरी है समाज के एक सेक्शन को एजुकेशन से अनभिज्ञ रखना, हुँ, हमारे देश में सत्ता को चलाए रखने के लिए। ठीक है। क्यों ज़रूरी है कि आपके पास ना जानने वाले, ना पढ़े हुए लोगों की एक फ़ौज हो, हुँ, जिसको आप एक नैरेटिव के तहत किसी समाज के एक सेक्शन के प्रति नफ़रत में झोंक सकें। और वो आपके सेट किए हुए नैरेटिव के लिए हथियार उठाने को तैयार हो, खुद मारे जाने को तैयार हो, ये समझ में आता है। और इस वजह से भी आज हमारे एजुकेशन व्यवस्था का वो हाल है शायद शायद जो है। ठीक तो है। ये जो बात है कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, हुँ, मेरे ये बोलने से क्या किसी को तकलीफ़ पहुँचती है? हुँ, ऐसे तो जब हम बोलते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर के कानून बनने चाहिए, तो इस पे बहुत लोगों को तकलीफ़ होती है। हुँ, लेकिन उनके तकलीफ़ होने से, उनको ये तकलीफ़ महसूस होने से, हुँ, क्या ये हिस्टोरिक इनजस्टिस झुकलाया जा सकता है हुँ, कि सेक्सुअल हरासमेंट, यौन हिंसा, रेप जैसी चीज़ें हुँ, होती हैं
जिसके टारगेट में जेंडर माइनॉरिटीज़ होती हैं, महिलाएँ होती हैं। हुँ, और जिस सिस्टम का प्रिविलेज समाज के एक पर्टिकुलर सेक्शन को मिलता है, वो भी एक जाति, एक क्लास से आने वाले मर्दों को। हुँ, तो आपको इससे तकलीफ ना हो कि मैं ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद बोल रही हूँ। हुँ, इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि जब मैं ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद बोल रही हूँ, तो मेरा मतलब क्या है। मैं चाहती हूँ कि आप समझिए हुँ, कि आप अगर ब्राह्मण हैं, तो भी ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद आपका नारा है। अगर आप ब्राह्मण होने पे ये समझते हैं कि ब्राह्मण होना, आप किसी जाति में पैदा हुए हैं, हुँ, उसमें आपका क्या टैलेंट है? ठीक आप है। खुद पहला पैदा हो गए हैं। हाँ, लेकिन अगर पर इस हुँ। किसी जाति में पैदा होना इस देश में टैलेंट तो है, क्योंकि नौकरी तो उसी हिसाब से मिल रही है ना, बिल्कुल। कि जैसे देखिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 92 कॉलेज हैं, हुँ, कम से कम 90 कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं ब्राह्मण हैं बिल्कुल। या सवर्ण हैं ज़्यादातर। अब 2 में भी मुझे शक है कि उसमें भी कौन लोग हैं, उनका मुझे सरनेम नहीं पता है। हुँ, आप जब ये बात सोचती हैं कि जाति किस किस तरह इस देश में काम करती है, जैसे आप कह रहे हैं कि आपके पास कास्ट का प्रिविलेज है, हुँ, अगर नेहा बोल रही हैं, हुँ, हुँ। तो किसी ये जो कास्ट का प्रिविलेज है, इस बात को कोई स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है? इस बात को स्वीकार करने से आप ये स्वीकार कर देंगे कि जिस चीज़ का गर्व आपको ज़िंदगी भर रहा, वो एक्चुअली आपने कुछ कमाया ही नहीं। ठीक है, वो तो आपको समाज की व्यवस्था में मिल गया। ठीक है। आप जो कहते हैं कि हमारा मेरिट है इसलिए हम इतने कॉलेज में हैं, हाँ, इतने कॉलेज के आपने जो बोला प्रिंसिपल हैं, इतने यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर हैं, हाँ, वो असल में मेरिट नहीं है। मेरिट इतनी अ, ऐसी चीज़ है जिसको हम सबको समझना चाहिए। हुँ, आप सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए खर्च नहीं करेंगे। हुँ, वो स्टूडेंट्स जो दूर-दराज़ गाँव में रहते हैं, ऐसी बस्तियों में रहते हैं, जहाँ से बच्चे बड़े होते-होते काम पे ही निकलते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कॉलेजेस के लिए नहीं निकलते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप शिक्षा व्यवस्था को बेहतर नहीं करेंगे। जो टीचर्स ऐसे स्कूलों में पढ़ाते हैं, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, हुँ, उनके ऊपर कोई चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है। आप बजट को जो हमारे लंबे समय से माँग है कि बजट का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा एजुकेशन को डेडिकेटेड होना चाहिए, वो आप नहीं करेंगे हुँ, और और एक तरफ ये करेंगे और दूसरी तरफ पब्लिक जो स्कूल हैं, वो उभर के आते रहेंगे, जहाँ पे 80-80 हज़ार की फ़ीस, 1-1 लाख की फ़ीस देंगे माँ-बाप और अपने बच्चों को पढ़ाएँगे। उन स्कूलों में अंग्रेज़ी में पढ़ाया जाएगा, अलग-अलग कॉम्पिटिशन्स के लिए उसमें लोग जाएँगे, डिबेट होगा, राइटिंग कॉम्पिटिशन होगा, उनको तमाम सुविधाएँ दी ठीक जाएँगी है। और जब दोनों बच्चे इस स्कूल में पढ़ने वाले और पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे यूनिवर्सिटी पहुँचेंगे, कॉलेज पहुँचेंगे हुँ, और एक बच्चा अंग्रेज़ी नहीं बोल पाएगा, हुँ, तो आप ये उसकी निजी ज़िम्मेदारी बता देंगे। आप 2 तरीके की व्यवस्था इस देश में चलाते हैं। ठीक है। एक व्यवस्था है उन सरकारी स्कूलों की, जहाँ पे वो बच्चे पढ़ने जाते हैं, जिनके माँ-बाप ने कभी शिक्षा हासिल नहीं की, जिनके माँ-बाप आज भी इन्फॉर्मल सेक्टर में लो पेइंग जॉब्स में काम करते हैं, किसी और के लिए हमेशा से काम करते रहे हैं और आप उस एजुकेशन सेक्टर में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हुँ, आप बजट का सिग्निफिकेंट हिस्सा जो लंबे समय से स्टूडेंट मूवमेंट की डिमांड रही है, वो हिस्सा आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप तैयार नहीं हैं सरकारी स्कूल्स में पढ़ाने वाले अध्यापकों की ट्रेनिंग करने के लिए। आप तैयार नहीं हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए कि जो नौकरियाँ सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माँ-बाप करते हैं, उन नौकरियों में सरकारी नौकरियों में आरक्षण हो, हुँ, ताकि लोग वहाँ पे जाकर के पढ़ सकें। ठीक आप है। पब्लिक सेक्टर को पूरी तरीके से आरक्षण से दूर रखते हैं। हुँ, वहाँ पे आरक्षण इम्प्लीमेंट ही नहीं होता है। और इस तरीके की एक व्यवस्था में समाज का एक पूरा सेक्शन बड़ा होता है, पढ़ता है, हिंदी मीडियम में पढ़ता है, एक टीचर 2 से लेकर 10वीं क्लास तक पढ़ाता है, वो टीचर कभी आता है, कभी नहीं आता है। और दूसरी तरफ पब्लिक स्कूल्स का बड़ा-बड़ा बिल्डिंग्स होता है, जहाँ पे 80,000, 1 लाख तक 6 महीने का फ़ीस होता है। वहाँ पे अंग्रेज़ी में पढ़ाई हो रही है, टीचर्स को बहुत मोटी-मोटी सैलरी देकर के उन इंस्टीट्यूशंस में लाया जा रहा है, उन इंस्टीट्यूशंस का बाहर के देशों के साथ कोलैब हो रहा है, वहाँ पे देश भर के कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। वहाँ पे एक्टिवली इन्वेस्ट किया जा रहा है, उन स्टूडेंट्स को आने वाले समाज के इक्विप्ड नागरिक बनाने के लिए। और दोनों स्टूडेंट्स जब यूनिवर्सिटी में पहुँचते हैं या कॉलेज में पहुँचते हैं, एक जो सरकारी व्यवस्था से पढ़ के आया है और दूसरा जो इन्हीं पब्लिक इंस्टीट्यूशंस द्वारा नर्चर्ड है, पोषण उसका इन इंस्टीट्यूशंस में हुआ है। तो आप ये कहते हैं कि उस बच्चे में मेरिट नहीं है, जो सरकारी स्कूलों से पढ़ के आया है। सिस्टम आपने बनाया है।
उस सिस्टम ने उस बच्चे को फेल किया है बुरी तरीके से, किसी भी तरीके का ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, किसी भी तरीके की शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए, और अपने फेलियर को आप उस बच्चे की एक निजी जिम्मेदारी बता देते हैं और कहते हैं कि इस बच्चे में तो भैया मेरिट ही नहीं है, ये क्या करेगा इंस्टीट्यूशन में आकर के। ठीक है। तो इसी तरीके की चीज को समझना बहुत जरूरी है उन सब लोगों के लिए जिनको शायद आहत महसूस होता है जब ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद लगता है। हुँ, आप एक बहुत ही अनइक्वल समाज में रह रहे हैं हुँ, और उस इनइक्वालिटी का प्रिविलेज आपको मिलता है। ठीक है। आपको वो महसूस नहीं होता होगा, आपको बिल्कुल लगता होगा कि आप मेहनत करके आए हैं, क्योंकि हो भी सकता है सच में आपने मेहनत की है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वो मेहनत के पीछे का जो पूरा पूरा तंत्र है, वो कास्ट प्रिविलेज का तंत्र है ना, क्लास प्रिविलेज का तंत्र है। ठीक है। तो वो किसी और के पास नहीं है। और जब आपको ये एहसास होता है कि अच्छा, हमको तो तब से लगता था कि हम तो बहुत महान हैं, हुँ, और जब आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा शायद हम महान नहीं हैं, शायद हमारी महानता के पीछे का जो पूरा स्टोरी है, वो एक पूरे सिस्टम द्वारा सपोर्टेड है, तो आपको आहत महसूस हो सकता है। ठीक है। लेकिन ज़रूरी ये है कि अगर आप एक बेहतर इंसान बन के रहना चाहते हैं, एक ऐसे समाज में रहना चाहते हैं, जहाँ पे आप खुद को एक इज़्ज़त की नज़र से देख पाएँ, तो इस समाज को बराबर बनाने में आपका भी अधिकार होना होगा। ठीक जैसे है। हम कहते हैं कि जेंडर जस्टिस की लड़ाई सिर्फ़ महिलाओं की लड़ाई नहीं हो सकती है। हाँ। उससे ना वो लड़ाई लड़ी जा सकती है, ना जीती जा सकती है, और इसलिए जो भी पुरुष इसमें शामिल होना चाहते हैं, वो दुश्मन नहीं है, हुँ, हुँ, वो हमारे साथी हैं। ठीक है। उसी तरीके से जाति व्यवस्था को खत्म करने की जो लड़ाई है, उसमें जो ब्राह्मण आज आहत महसूस कर रहे हैं, हुँ, वो ब्राह्मण समझें ब्राह्मणवाद का क्या मतलब है हुँ, और इस लड़ाई में शामिल हों। हुँ। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।